हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। एक आवश्यक पत्र। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस आशय का पत्र लिखा जाना देश का ध्यान खींचने वाला है कि उसके कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। उनका सुझाव है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, वैसे ही हाई कोर्ट कॉलेजियम में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं उनके पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था न तो संविधान सम्मत है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल। न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था में इसलिए संशोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करते समय स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता रेखांकित की थी। देश नहीं जानता कि इस दिशा में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण संविधान ने नहीं किया, इसका निर्माण स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया और ऐसा करके न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार पूरी तौर पर अपने हाथ में ले लिया। ऐसा विश्व के किसी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश और यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं होता। आखिर जब किसी देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए? यह वह प्रश्न है जिसका स्पष्ट उत्तर देने के स्थान पर इस तरह के खोखले तर्क दिए जाते हैं कि यह धारणा गलत है कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे तर्क देकर सच से मुंह मोड़ने की कोशिश की जाती है। समस्या केवल यह नहीं है कि कॉलेजियम व्यवस्था संविधान की भावना के प्रतिकूल है। समस्या यह भी है कि यह अपारदर्शी है, इसमें जवाबदेही का भी अभाव है। कॉलेजियम में शामिल न्यायाधीशों के अलावा अन्य किसी को नहीं पता चलता कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति या प्रोन्नति क्यों की गई। इससे भी विचित्र यह है कि कॉलेजियम के निर्णयों की प्रक्रिया का विवरण देने से मना कर दिया जाता है। वास्तव में इसी कारण कॉलेजियम व्यवस्था का विरोध होता आ रहा है। यह आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। इसका कोई औचित्य नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका की कहीं कोई भूमिका ही न हो। यह समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट यह अपेक्षा रखे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका ही पूरी तौर पर प्रभावी न हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उसकी कहीं कोई भूमिका न हो। फिलहाल न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका पोस्टमास्टर जैसी है।
स्पष्ट है कि यह स्थिति ठीक नहीं और इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। चिंतन की जरूरत। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदशाओं के चलते दरारों के चौड़ा होने का क्रम जारी रहने के बीच सकारात्मक दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए और इस पौराणिक शहर को बचाए रखने के लिए क्या किया जाना है, दोनों ही पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ नई दरारें उभरने के साथ ही पुरानी दरारें चौड़ी होना सामने आ रहा है। इससे चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह कि जोशीमठ को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के धार्मिक, पौराणिक और सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि इसे बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सरकार हर मोर्चे पर कदम बढ़ाती दिखी है। असुरक्षित क्षेत्रों से प्रभावितों को शिफ्ट करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उनके पुनर्वास के लिए चिन्हित 6 स्थानों में से 4 का भूगर्भीय अध्ययन करा लिया गया है। CBRI प्री फैब्रिकेटेड हट का मॉडल तैयार करने में जुटा है। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वैज्ञानिक एजेंसियां जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ दरारें आने के क्या कारण हैं, अब किस गति से इनका फैलाव हो रहा है और भविष्य में यह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका गहराई से अध्ययन कराया जा रहा है। जोशीमठ शहर की भूगर्भीय संरचना और इसके नीचे रिस रहे पानी के स्रोतों का पता लगाने के लिए विज्ञानियों की टीम शहर से लेकर आसपास की पहाड़ियों तक की दूरी नाप रही है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में विज्ञानियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। सरकार को इसी आधार पर जोशीमठ के भविष्य का रोड मैप तैयार करना चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना होगा कि स्थायी पुनर्वास होने तक प्रभावितों की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।